हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के टॉपिक को, और इसमें जो ट्रांसफार्मर टॉपिक है इसको हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट फर्स्ट होने वाला है ये। हम 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुँच सकें। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो एट देन वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए ट्रांसफॉर्मर हैज N1:N2 इक्वल टू 1:1, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें अगर टर्न का रेशियो 1:1 है या फिर 1 है तो उस केस में ट्रांसफॉर्मर कौन सा होगा। ठीक है, तो सबको पता होगा आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होता है, जो टर्न रेशियो होता है, टर्न रेशियो की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसका बेसिकली यूज क्या है, तो इसका यूज किया जाता है टू आइसोलेट पावर सर्किट फ्रॉम मेजरिंग सर्किट, यानी कि मेजरिंग सर्किट से पावर सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा ट्रांसफार्मर है जो माउंटेड होता है किस पर, पोल प्लिंच पर। प्लिंच का मतलब क्या होता है, बेसिकली फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन। ठीक है, फाउंडेशन। तो इस पर हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को जो है रखते हैं। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, ठीक है, डीटीज यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, तो इसको हम बेसिकली 2 तरीके से रख सकते हैं। एक तो ये हो सकता है पोल माउंटेड, और दूसरा इसमें हो सकता है प्लिंथ या फिर फाउंडेशन माउंटेन। ठीक है, तो इस केस में अगर हम देखें, अगर हमारे ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो 500 kVA से ज्यादा है तो इस केस में हम प्लिंच या फाउंडेशन माउंटेन का यूज करेंगे, और पोल माउंटेन बेसिकली 500 kVA से लेस रेटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें सिंगल पोल के लिए हम 25 kVA तक यूज करेंगे, और 25 kVA से 2 पोल और 4 पोल का यूज करेंगे पोल माउंटेड के केस में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे हम। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए हम पोल प्लिंच का यूज करते हैं। प्लिंच बेसिकली एक फाउंडेशन होता है, एक बेसिकली एक ब्लॉक टाइप का होता है जिसके ऊपर हम ट्रांसफार्मर को रख देते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि एन आइडियल ट्रांसफॉर्म विल नॉट ट्रांसफॉर्म, यानी कि जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है ये किसको परिवर्तित नहीं करता है। देखो 2 तरीके की चीजें होती हैं ट्रांसफॉर्मर में। एक होता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, चेंज, यानी कि वैल्यू का बदल जाना। और एक होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी कि इसमें चेंज नहीं होता है, वैल्यू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चली जाती है, ये ट्रांसफर होता है। और ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है कि ट्रांसफॉर्मर किस चीज को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, यानी कि किस चीज को चेंज नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो पावर एक कांस्टेंट रहती है आइडियल ट्रांसफॉर्मर में, और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहती है। तो 1 और 3 हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर के केस में, ट्रांसफॉर्मर के केस में, कि ट्रांसफॉर्मर के केस में ट्रांसफॉर्मर किसको ट्रांसफॉर्म करता है और किसको ट्रांसफर करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ट्रांसफॉर्म हमने एक जगह लिख लिया है और दूसरी जगह हमने लिख लिया ट्रांसफर। ठीक है, तो देखो ट्रांसफॉर्म का मतलब है चेंज, तो ट्रांसफॉर्मर चेंज करेगा हमेशा वोल्टेज और करंट को, सिंपल है। और अगर बात आती है ट्रांसफर की, तो ट्रांसफॉर्मर हमेशा ट्रांसफर करेगा किसको, पावर को और फ्रीक्वेंसी को। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि कॉपर लॉस हमें हाफ लोड पर गिवन है, हाफ फुल लोड पर कॉपर लॉस हमें गिवन है, कितना है 400 वॉट। तो बताना है कि जो कॉपर लॉस होगा वो फुल लोड पर कितना होगा। ठीक है, यानी कि PCU एट एनी लोड इक्वल टू एक्स स्क्वायर PCF, यानी कि कॉपर लॉस एट एनी लोड इक्वल टू एक्स स्क्वायर
यानी कि ये लोड को रिप्रेजेंट करता है, कितना लोड है, एक्स का जो टर्म होता है लोड रिप्रेजेंट करता है। और पीसीएफ का मतलब है यहां पर, पीसीएफ का मतलब है यहां पे फुल लोड कॉपर लॉस। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली फुल लोड कॉपर लॉस फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे हाफ लोड पर जो रेटिंग है वो कितनी गिवन है, जो कॉपर लॉस की वैल्यू है वो कितनी गिवन है, 400 वॉट, ठीक है। और कितने लोड पर गिवन है, ये हाफ लोड पर गिवन है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हाफ हो जाएगी और फुल लोड कॉपर लॉस हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और 1/4 को हम इस साइड लेके आएंगे तो 4 आ जाएगा सीधा सिंपली ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो है पीसीएफ यानी फुल लोड कॉपर लॉस। तो फुल लोड कॉपर लॉस इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1600 वॉट। पीसीएफ इक्वल टू 1600 वॉट, दैट इज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है हमें टोटल लॉस बताना है और ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग कितनी है, 2 kVA है, ठीक है। और मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन इसमें दी गई है, और मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में जो टोटल लॉस है हमें वो कैलकुलेट करना है। और अगर आयरन लॉस की बात करें तो आयरन लॉस हमारा कितना है, पीआई आयरन लॉस हमारा 150 वॉट हमें गिवन है, और कॉपर लॉस यानी कि पीसीयू हमें कितना गिवन है, 250 वॉट है, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि एट मैक्सिमम इफिशियंसी पीआई इक्वल टू पीसीयू, यानी कि कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस, ठीक है। तो इस केस में जो पीआई है वो पीसीयू के बराबर हो जाता है, लेकिन जो पीसीयू है ये तो लोड पर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो आयरन लॉस है इसी के हिसाब से हम पीसीयू को डिसाइड करते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में। क्योंकि देखो जो आयरन लॉस है उसको तो हम इंक्रीज कर नहीं सकते, तो फाइनली क्या करना पड़ेगा, हमें कॉपर लॉस को नीचे लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली अगर हम देखें तो जो पीसीयू होगा, पीसीयू इक्वल टू पीआई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 150 वॉट हो जाएगा, ठीक है। दोनों की वैल्यू जब सेम है मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में, तो इस केस में जो टोटल लॉस होगा, टोटल पावर लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, पीआई प्लस पीसीयू, यानी कि 150 प्लस 150 दैट इज 300 वॉट। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि एक सिंगल फेज 50 हर्ट्ज का ट्रांसफॉर्मर है, इसमें हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज वाइंडिंग का पोटेंशियल हमें गिवन है, वोल्टेज हमें गिवन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको हम बेसिकली के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होगी हमेशा E2/E1 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू I1/I2, ठीक है। तो सिंपली जो K की वैल्यू है अगर वो हम देखें तो E2/E1 यानी कि सेकेंडरी का पोटेंशियल अपॉन प्राइमरी का पोटेंशियल, दैट इज 220/2200। तो इसमें 1/10 हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि हम कौन सी साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किसी ट्रांसफॉर्मर के लिए। तो देखो अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किट टेस्ट की, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमेशा हम लो वोल्टेज साइड या फिर हाई करंट साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं, ठीक है। हाई करंट साइड को या लो वोल्टेज साइड को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। और अगर बात करें ओपन सर्किट टेस्ट की, तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज साइड या लो करंट साइड को ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली शॉर्ट सर्किट का यूज करते हैं हम सीरीज ब्रांच पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए या फिर आयरन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल हम यूज करते हैं इसका पर्पज क्या है बेसिकली। तो इसका पर्पज, इसको हम यूज करते हैं एज अ इंसुलेटर और एज अ कूलेंट, यानी कि बोथ। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ट्रांसफॉर्मर ऑयल इज यूज्ड एज अ इंसुलेटर एंड एज कूलेंट, दोनों तरह से हम इसको यूज करेंगे। क्योंकि जो ऑयल होती है, अगर हम ट्रांसफॉर्मर ऑयल की बात करें, अगर हम ऑयल की बात करें
तो इसका जो एवरेज ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो कितना होता है 33 kV। ठीक है, ये वोल्टेज होता है इसका। और ये जो कूलेंट और इंसुलेटर दो इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्मर ऑयल की। ठीक है, ये बाइंडिंग को ठंडा भी रखेगा और इंसुलेशन भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है ये क्या इंक्रीज करता है। तो सिंपल, अगर स्टेप अप की बात हो रही है तो ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर स्टेप डाउन की बात होती तो क्या करता है, ये वोल्टेज को डिक्रीज करता। बेसिकली स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए डिफाइन होता है। अगर स्टेप अप है तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, स्टेप डाउन है तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा। तो सिंपली बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है जो हम ट्रांसफॉर्मर पे परफॉर्म करते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो ये हमें हमेशा कॉपर लॉस एट फुल लोड कॉपर लॉस हमें प्रोवाइड करवाता है, और या फिर सीरीज ब्रांच पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कॉपर लॉस एट फुल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मर का हिस्सा नहीं है, कौन सा पार्ट ट्रांसफॉर्मर का पार्ट नहीं है। तो सबको पता हुआ कम्यूटेटर बेसिकली हम डीसी मशीन में यूज करते हैं, डीसी मशीन में यूज करते हैं एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। ठीक है, तो कम्यूटेटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। जबकि जो कंजर्वेटर टैंक है ये हमारा ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है, रेडिएटर है ये भी हमारा ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है, टैप चेंजर भी हमारा ट्रांसफॉर्मर का पार्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की ये किस तरीके से आपस में लिंक्ड होती हैं। क्या ये कंडक्टिवली लिंक्ड होती हैं, इंडक्टिवली लिंक्ड होती हैं, इलेक्ट्रिकली लिंक्ड होती हैं, मैकेनिकली लिंक्ड होती हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की ट्रांसफॉर्मर के लिए तो बेसिकली इनने क्या कहा है, इनने ऑटो ट्रांसफॉर्मर के बारे में नहीं पूछा है, इनने बेसिकली जो इन जनरल ट्रांसफॉर्मर होता है, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर होता है उसके बारे में हमसे पूछा है। तो उसके केस में इंडक्टिवली लिंक्ड होती हैं। ठीक है, जो दोनों की दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती हैं वो इंडक्टिवली लिंक्ड होती हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन ए ट्रांसफॉर्मर टू, यानी कि ब्रीडर को ट्रांसफॉर्मर में प्रोवाइड करने का मेन पर्पज क्या है। तो देखो ब्रीदर बेसिकली यूज किया जाता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या करता है, ब्रीदर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। जब जो इसमें बेसिकली हम सिलिका जेल का यूज करेंगे, सिलिका जेल से जब जो बाहर की ह्यूमिड या नमी वाली एयर है वो अंदर एंटर करेगी तो क्या करेगा, जो सिलिका जेल है वो इसकी नमी को एब्जॉर्ब कर लेगी और जो प्योर क्लीन एयर है उसको अंदर एंटर करने के लिए आगे बढ़ाएगी। तो इस केस में जो ब्रीदर है इसका मेन काम क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी हमें ट्रांसफार्मर में कब मिलेगी। ठीक है, तो इसके केस में व्हेन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस, यानी कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस के कौन से रिलेशन के लिए हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी हमेशा मिलेगी। तो सबको पता होगा जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। बेसिकली हमें ऐसा बोलना चाहिए कि कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल हो जाता है, कॉपर लॉस जब आयरन लॉस के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। तो क्योंकि आयरन लॉस चेंज नहीं होता है, कॉपर लॉस लोड के साथ चेंज होता रहता है, इसीलिए हमारी अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो कॉपर लॉस है इसको हम चेंज करके आयरन लॉस के इक्वल ले आए, और जिस टाइम पे ये इक्वल हो जाएगा उस टाइम पे हमें एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलने लगेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि जो ओवरऑल पावर फैक्टर होता है, ठीक है, किसी भी ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर के लिए ये किस पर डिपेंड करेगा। तो ये हमेशा डिपेंड करता है किस पर, पावर फैक्टर ऑफ द लोड। जिस तरीके का लोड आप कनेक्ट कर रहे हैं सेकेंडरी साइड पर उसके पावर फैक्टर पर डिपेंड करेगा जो ओवरऑल पावर फैक्टर है किसी भी ट्रांसफॉर्मर के लिए वह है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि एक ट्रांसफॉर्मर क्या चेंज करता है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफॉर्मर ऑलवेज स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन एसी वोल्टेज एंड
करंट। इसमें डीसी दिया था, डीसी को कभी भी ट्रांसफॉर्मर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि डीसी के केस में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो उस केस में मैक्सिमम करंट प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लो हो जाता है और वाइंडिंग हमारी बर्न आउट कर जाती है। इसीलिए जो ट्रांसफॉर्मर है वो डीसी पर काम कभी भी नहीं करता है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप करेगा या स्टेप डाउन करेगा एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 40 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, इसमें कोर लॉस हमें 450 वॉट गिवन है और टोटल लॉस 800 वॉट है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कॉपर लॉस मैक्सिमम इफिशियंसी पर कितना होगा, ठीक है। तो देखो बेसिकली टोटल लॉस कितना भी गिवन हो, लेकिन इनने यहां पे बोल दिया है मैक्सिमम इफिशियंसी। तो हमें पता है एट मैक्सिमम इफिशियंसी कॉपर लॉस ऑलवेज इक्वल टू आयरन लॉस, ठीक है। तो आयरन लॉस देखो, आयरन लॉस हमेशा फिक्स रहेगा। आयरन लॉस के हिसाब से ही हम कॉपर लॉस को डिफाइन करेंगे मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में। तो आयरन लॉस या कोर लॉस कितना 450 वॉट हमें गिवन है और कॉपर लॉस हमें कैलकुलेट करना है। तो कॉपर लॉस हमारा कितना निकल के आ गया, मैक्सिमम इफिशियंसी है 450 वॉट। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स जो होती हैं ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में ये किस तरीके से कपल्ड करी जाती हैं, ठीक है, इनको किस तरीके से कपल करते हैं। तो देखो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग ऑटो ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिकली भी कपल्ड होती हैं और इलेक्ट्रिकली भी कपल्ड होती हैं, ठीक है। दोनों तरीके से इनको कपल्ड किया जाता है आपस में, ठीक है। तो मैग्नेटिकली भी कपल्ड होती हैं, इलेक्ट्रिकली कपल्ड होती हैं, इसीलिए इनकी पावर रेटिंग ज्यादा हो जाती है। क्योंकि जब इनको इलेक्ट्रिकली कपल्ड कर दिया जाता है तो उस केस में लीकेज फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और लॉस कम होता है। उस केस में जो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है सेम रेटिंग की 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा पावरफुल होते हैं और इनमें कॉपर का भी सेविंग हो जाता है, क्योंकि इसमें एक वाइंडिंग का हिस्सा दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए कॉमन हो जाता है। इसीलिए सबसे बड़ा 2 मेन एडवांटेज हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर के लिए। एक तो इसमें कॉपर की सेविंग होती है और दूसरी इसकी रेटिंग ज्यादा होती है कंपैरेटिवली, ठीक है, 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर से ज्यादा हो जाती है। तो ये 2 बेनिफिट हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर के। तो नेक्स्ट मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है जो स्कॉट कनेक्शन हम यूज करते हैं इसका पर्पस क्या है। तो बेसिकली स्कॉट कनेक्शन का यूज किया जाता है 3 फेज को 2 फेज में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, यानी कि 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट करने के लिए, और इसका वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, यानी कि हम 2 फेज से 3 फेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 2 ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मर होता है मेन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, और एक होता है टीजर ट्रांसफॉर्मर। जो टीजर ट्रांसफॉर्मर होता है वो मेन ट्रांसफॉर्मर से √3/2% या फिर 86.6% पर इसको हम कनेक्ट करते हैं। 86.6% पर हम इसको कनेक्ट करते हैं। किसको? टीजर ट्रांसफॉर्मर को। किससे कनेक्ट करेंगे? मेन ट्रांसफॉर्मर से, ठीक है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 3 फेज टू 2 फेज और 2 फेज टू 3 फेज, ठीक है, दोनों की दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है हमें फ्लक्स बताना है, वेबर में कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब किसी कॉइल का रिलक्टेंस हमें गिवन है 4 एम्पियर टर्न पर वेबर और इसका एमएमएफ हमें गिवन है 48 एम्पियर टर्न, यानी कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को ऐसे से डिनोट किया है मैंने, तो एमएमएफ हमें 48 एम्पियर टर्न गिवन है और अगर हम बात करें रिलक्टेंस की तो रिलक्टेंस 4 हमें गिवन है, तो सिंपली 12 इसका आंसर आ जाएगा, 12 वेबर। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे यहां पे पूछा गया है हमें बताना है इसमें से कौन सा पैरामीटर है जिस पर एडी करंट लॉस जो होता है किसी मटेरियल में वो डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एडी करंट लॉस होता क्या है। इसका फॉर्मूला है KEF²
बी एम स्क्वायर, ठीक है, और कई जगह टी स्क्वायर भी मिलता है, ठीक है। कई लोग टी को के ई के अंदर इंक्लूड कर देते हैं क्योंकि फिक्स हो जाती है थिकनेस एक बार डिजाइन करने के बाद। तो एडी करंट लॉस जो है इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एम हो गया यहाँ पे, इस पर डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, कंडक्टर के वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेरिएशन ऑफ फ्लक्स यानी कि एफ की वैल्यू पर भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन ससेप्टिबिलिटी पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है एडी करंट लॉस हमारा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट है, जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है हमारा, जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है हमारा, वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ससेप्टिबिलिटी, डिपेंड्स ऑन ससेप्टिबिलिटी। अब कैसे डिपेंड करता है? तो B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट म्यू आर एच। तो इस केस में अगर हम बात करें ससेप्टिबिलिटी के केस में, तो म्यू नॉट 1 प्लस लैम्डा एम और एच हो जाता है इसका वैल्यू। तो यहां पर जो आप लैम्डा एम देख रहे हैं, ये वैल्यू जो देख रहे हैं, यही ससेप्टिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ससेप्टिबिलिटी को यही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करें किसकी, हिस्टेरेसिस लॉस की, तो हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड करता है किस पर, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पर। इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो ससेप्टिबिलिटी पर एडी करंट लॉस कभी भी डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि पावर ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर प्रोवाइड किया जाता है, इसका मेन पर्पज क्या है, ठीक है। तो इसका जो ब्रीदर का मेन पर्पज है, यह रोकता है मॉइस्चर कंटेंट को एंटर करने से, ठीक है। यानी कि देखो इनग्रेस का मतलब क्या है, एंटर। तो इट प्रिवेंट फ्रॉम द एंटरिंग ऑफ मॉइस्चर विथ एयर, यानी कि हवा के साथ में जो मॉइस्चर एंटर हो रहा है उसको ये रोक देता है। तो यही बेसिकली मेन पर्पज है, ठीक है। नेक्स्ट 2 पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम इसमें जो हम ब्रीदर में जो हम सिलिका जेल यूज कर रहे हैं, ब्रीदर में हमने क्या यूज किया, हमने सिलिका जेल यूज किया, ठीक है, सिलिका जेल हमने यूज किया। तो हमने जो सिलिका जेल यूज किया है, जब ये ड्राई कंडीशन में होता है, ड्राई कंडीशन में होता है तब इसका कलर पूछा जाता है, और जब ये वेट कंडीशन में होता है तब इसका कलर पूछा जाता है, वेट कंडीशन, ठीक है। ड्राई कंडीशन का मतलब क्या है कि जो सिलिका जेल हम यूज कर रहे हैं वो कैसी है, वो न्यू है। और वेट सिलिका जेल, वेट कंडीशन का मतलब क्या है कि वो ओल्ड यानी कि पुरानी हो चुकी है, उसमें मॉइस्चर कंटेंट इंटर हो चुका है। तो ड्राई कंडीशन के केस में इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू, यानी कि नीला कलर। और जब ये वेट हो जाता है, जब इसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है, तो इसका कलर पिंक में बदल जाता है, पिंक, ठीक है। आपने ट्रांसफॉर्मर पर गली मोहल्ले में आते जाते देखा होगा या फिर सब स्टेशन पे देखा होगा, तो उसमें जो सिलिका जेल बेसिकली लगा रहता है, उसमें या तो आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा या पिंक कलर देखने को मिलेगा। अगर आपको ब्लू कलर दिखता है तो इसका मतलब ये है कि उसमें नया सिलिका जेल थोड़े टाइम पहले ही डला हुआ है। लेकिन अगर उसका कलर वेट हो जाता है तो उस केस में उसका जो कलर है पिंक हो जाता है, तो समझ लेना काफी पुराना है। और कई जगह तो सिलिका जेल देखने को भी नहीं मिलता है बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है कि जो ऑल डे एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर में, वो किस पर डिपेंड करेगी, मतलब प्राइमरी तरीके से किस पर डिपेंड करेगी। तो देखो अगर हम बात करें इफिशियंसी की, ठीक है, तो जो पावर आउटपुट है, ठीक है, 24 आवर के लिए उसमें, और जो पावर आउटपुट है 24 आवर के लिए, इसके साथ साथ जो आयरन लॉस है और कॉपर लॉस है, इन दोनों का एडिशन। अब आप खुद बताइए, देखो ये तो हो गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऑलरेडी एफिशिएंसी के लिए। अब आप खुद बताइए कि हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा चाहिए है, ठीक है, ऑलरेडी एफिशिएंसी हमें ज्यादा चाहिए है। तो जो आयरन लॉस है और कॉपर लॉस है, अगर इन दोनों की वैल्यू अगर 0 0 हो जाए, ठीक है, तो उसके केस में बेसिकली हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगी,
ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर हम बात करें द ऑल्ड एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स प्रिमिनरी ऑन, यानी कि जो कॉपर लॉस है देखो वो तो लोड पर डिपेंड करेगा, ठीक है, और जो आयरन लॉस है ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो अगर हम बात करें इसकी रिस्पेक्ट में तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो ऑलरेडी इफिशियंसी होती है ट्रांसफार्मर में वो डिपेंड करेगी अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ लोड, यानी कि लोड का अमाउंट कितना है और कितने टाइम तक लोड लगा हुआ है, इन दोनों पर डिपेंड करेगा, ठीक है, प्राइमरी तरीके से, ठीक है। अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए है इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ठीक है, जो कि हम यूज कर रहे हैं किसके लिए, ऑल डे एफिशिएंसी के लिए, तो इसमें सबसे ज्यादा अगर आप डिजाइन कर रहे हैं डिजाइनिंग फैक्टर के टाइम पे आप सबसे कम क्या रखने की कोशिश करेंगे, तो इस केस में हमेशा हम आयरन लॉस को रखने की कोशिश कम करते हैं, क्योंकि जो कॉपर लॉस है ये हमेशा तो रहेगा नहीं, ऑलवेज तो ये रहेगा नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी एफिशिएंसी वाले ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें हम आयरन लॉस को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होता है कि जो एफिशिएंसी होती है वो इंप्रूव कर जाती है, ठीक है। और बेसिकली अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी की, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी की, तो इसकी इफिशियंसी 50% से लेके 70% के बीच में होती है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है किस तरीके से हमने उसमें डिजाइनिंग प्रोसेस अपनाई है, ठीक है, क्योंकि उसका डिजाइन ही हमें इस तरीके का बनाना पड़ता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की केस में जो इफिशियंसी होती है वो कितनी होती है, 50% से लेके 70% तक। नेक्स्ट, और पावर ट्रांसफार्मर के केस में 98%, वन इंपोर्टेंट, पावर ट्रांसफार्मर के केस में कितना, 98% और कई जगह 95% भी लिखी मिल जाती है। नेक्स्ट, हमसे पूछा गया है अगले क्वेश्चन में कि एक ट्रांसफार्मर है जिसकी रेटिंग 500 kVA में गिवन है, इसमें कांस्टेंट लॉस हमें 500 वॉट गिवन है, यानी कि सिंपली हमें आयरन लॉस गिवन है, और कॉपर लॉस फुल लोड पर हमें 2000 वॉट गिवन है। तो इस केस में बतानी है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के केस में लोड कितना होगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है लोड VA इक्वल टू रेटेड VA मल्टीप्लाई विथ आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस, ठीक है, आयरन लॉस अपॉन कॉपर लॉस। तो लोड VA हमें कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं। लोड VA, रेटेड VA कितना है, 500 है, ठीक है, KVA को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। इनपुट पावर की अगर हम बात करें तो इनपुट पावर हमें कितनी, सॉरी आयरन लॉस हमें कितना गिवन है, PI का मतलब यहाँ पे क्या है, आयरन लॉस है, तो 500, और कॉपर लॉस हमें कितना गिवन है, 2000। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो 1/4 को रूट से बाहर निकालेंगे हम, 1/4 ये आ गया। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 1/2 यानी कि 500/2 दैट इज 250 kVA। तो लोड VA की वैल्यू कितनी आ गई है भैया, लोड VA इक्वल टू 250 kVA, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है जो स्लज फॉर्मेशन होता है, स्लज फॉर्मेशन ट्रांसफार्मर जो ऑयल के कारण ऑयल में होता है, ये किसके कारण होता है, यानी कि जो स्लज फॉर्मेशन आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर ऑयल में, ऑयल बहुत गाढ़ा हो जाता है, उसमें कीचड़ जैसा जम जाता है नीचे, तो वो स्लज फॉर्मेशन किसके कारण होता है, तो भाई ऑक्सीडेशन के कारण होता है। जब ट्रांसफार्मर ऑयल का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा होने लगता है तो उस केस में स्लज फॉर्मेशन हो जाता है। और स्लज फॉर्मेशन होना हर ट्रांसफार्मर में फितरती है, क्योंकि एक बहुत टाइम के बाद उसमें स्लज फॉर्मेशन आमतौर पर देखने को मिल ही जाता है। तो याद रखेंगे स्लज फॉर्मेशन हमेशा ट्रांसफार्मर के ऑक्सीडेशन के कारण ही होता है, ठीक है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हमसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑलरेडी एफिशिएंसी होती है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, यह कब हाई होगी, ठीक है, ठीक है, इट विल बी हाई विथ लो, यानी कि किसकी वैल्यू कम होने पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसकी इफिशियंसी हाई होती है, तो कॉपर लॉस एज वेल एज आयरन लॉस, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हमारा लॉसेस कम से कम हो। देखो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेज, ठीक है ना, तभी तो इनपुट बनेगा ना डिनोमिनेटर में। तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारी कोशिश क्या है कि भाई लॉसेज जितने कम हो उतने अच्छे, और अगर जीरो ही हो जाए लॉस तो बात ही अलग है फिर। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो कॉपर लॉस एज वेल एज आयरन लॉस जितने कम हो ये उतने बेहतर, जितने कम हो उतने ही इफिशियंसी की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, यानी कि इंक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं।
हमें लोड वीए के बारे में पूछा गया है, मैक्सिमम एफिशिएंसी का केस गिवन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग 100 केवीए है, आयरन लॉस 1 किलोवाट गिवन है, फुल लोड कॉपर लॉस 2 किलोवाट गिवन है। तो सिंपली इसमें क्या करना है, लोड वीए हमें कैलकुलेट करना है। तो लोड वीए रेटेड वीए हमें कितना गिवन है, 100 गिवन है, 100 केवीए गिवन है। और आयरन लॉस की बात करें तो आयरन लॉस हमें 1 किलोवाट गिवन है, और कॉपर लॉस हमें कितना गिवन है, 2 किलोवाट गिवन है, और ये रूट में वैल्यू होती है। ठीक है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 100 अपॉन अंडर रूट 2 कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, 1 बाई अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 0.707 इंटू 100 कर देंगे तो 70.7, और पूरी वैल्यू किसमें, केबीए में चलेगी। ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसमें जो किलोवाट में वैल्यू गिवन है, ये किलोवाट में वैल्यू गिवन है, यहां पर ये किलोवाट से ये किलोवाट कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, तो हमेशा इसकी यूनिट ही हम प्रेफर करेंगे एट द एंड। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमसे पूछा गया है, हमें बताना है कि जो हम टैपिंग पुट कर रहे हैं, जो हम टैपिंग ले रहे हैं, अगर हम वो फेज एंड से लेते हैं तो इस केस में हमें क्या एडवांटेज देखने को मिलता है। यानी कि कोई फेज है, उस पर्टिकुलर फेज के एंड से अगर हम टैपिंग ले लेते हैं तो इस केस में हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। प्योर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो इस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ बुशिंग है उनकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें अलग से अरेंजमेंट नहीं करना पड़ेगा, जहां पर फेज एंड हो रहा है वहीं से हम डायरेक्टली टेपिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हमें एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर गिवन है। ठीक है, इसको कनेक्ट किया गया है कुछ इस तरीके से, और व्हेन वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट वाज अप्लाइड अक्रॉस ए बी, यानी कि हमने यहां पर ए बी के अक्रॉस 100 वोल्ट अप्लाई किया है यहां पर। ठीक है, कर दिया। तो जो वोल्ट मीटर जो कनेक्ट किया है हमने ए सी, यानी कि ए और सी से, ये रीड कितना करता है, ये रीड करेगा 100 वोल्ट। तो उस केस में जो टर्न रेशियो है N1 और जो N2 है, इनका रेशियो कितना है, यानी कि जो टर्न रेशियो ये N1 इस साइड हो गया, N2 ये हो गया, तो इनका टर्न रेशियो किस हिसाब से किया जाएगा कि हमें यहां पे वोल्टेज मेजर करने पर 100 वोल्ट मिले। देखो इसमें पोलैरिटी तो हमें ट्रांसफॉर्मर की गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अगर हम मान के चलें कि जो ट्रांसफॉर्मर है ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हो गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, सी टर्मिनल, डी टर्मिनल। हमने क्या किया, बेसिकली हमने यहां पे एक वोल्ट मीटर लिया और इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और ये कितना 100 वोल्ट रीड कर रहा है वोल्ट मीटर। ठीक है, और यहां पर 100 वोल्ट हमने सबसे पहले सप्लाई दी है। यहां पर N1 टर्न है, यहां पे N2 टर्न है, और इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है नीचे से। अब देखो यहां पे अगर हम बात करें इसकी पोलैरिटी की, तो पोलैरिटी हम पहला केस लेंगे इस तरीके से, इसकी पोलैरिटी है, मान लिया हमने इस तरीके से इसकी पोलैरिटी है। ठीक है, हमें पता है V1 अपॉन V2 इक्वल टू N1 अपॉन N2। तो अगर हम यहां से V2 का वैल्यू कैलकुलेट करें, तो क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 इंटू V1, यही वैल्यू निकल के आएगा हमारा। ठीक है, V2 इक्वल टू V1 N2 अपॉन N1, तो ये आ गया। तो V2 की वैल्यू अगर हम देखें तो हमें कितनी मिल रही है यहाँ पे, V2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 इंटू V1। ठीक है, इस पोलैरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें इस तरीके से V2 का वैल्यू मिल जाएगा। अब देखते हैं, हम इसमें केस लगा के इसको हम हटा देते हैं, बेसिकली इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बेसिकली मैं समझाने के लिए बना दिया, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें जगह की। हाँ, अब चलिए अब देखते हैं आगे का सॉल्यूशन। अब देखो, अभी आप यहां पे देखेंगे कि जो VAC है, VAC कब मिलेगा हमें, कि जब VAB और VCD का डिफरेंस होगा तब हमें VAC मिलेगा, यानी कि इस तरीके से हमें मिलेगा। तो VAB की वैल्यू 100 गिवन है और VCD की वैल्यू कितनी गिवन है, VCD की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो V1 ये है तो यहां पर भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, V1 की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर, और N2 बाई N1 हो जाएगा। सिंपल है, 100 को हमने कॉमन ले लिया,
तो बचा कितना, 1 माइनस n2 अपॉन n1, ठीक है, ये बचा VAC। अब देखो सिंपल सी बात है, हमें VAC क्वेश्चन में कितना गिवन है, 100 वोल्ट गिवन है ना, VAC हमें 100 वोल्ट गिवन है ना, समझिए देखो VAC की वैल्यू हमें 100 वोल्ट पहले ही उसमें गिवन है, तो इस केस में हमें 100 तो पहले ही मिल गया, तो इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 चाहिए हमें, तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, कंडीशन को होल्ड करेगा जब इस पूरे टर्म की वैल्यू 1 हो, समझ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, जो 1 माइनस n2 अपॉन n1 है इसका मोड लेंगे, इसका मोड 1 कब होगा, इसका मोड 1 तभी होगा जब n2 और n1 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि देखो जीरो तो हो नहीं सकती, अगर आप जीरो पुट करोगे तो n2 और n1 का कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा, ऐसा तो नहीं है कि जीरो रेशियो निकल जाए, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है, तो हमें 2 लेना पड़ेगा, जब हम 2 लेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा और माइनस के 1 का मोड हमें कितना, प्लस का 1 मिल जाएगा, तो सिंपली n2 इस टू n1 इसका जो वैल्यू है वो 2 निकल के आ जाती है यहां से। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे n1 और n2 का रेशियो पूछा है, तो n1 n2 का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहां हमें 2 मिल रहा है, तो इस तरीके से जो भी ऑप्शन में हमें n1 n2 का रेशियो 1/2 यानी कि 1:2 मिलेगा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला। देखो अगर आप दूसरे तरीके से इसको करेंगे, जब अगर हम इसकी जो पोलैरिटी है उसको अगर हम चेंज करके करेंगे तो हमें फिर यहाँ पे प्लस मिलेगा, तो प्लस के केस में वो तो कभी होल्ड करेगा ही नहीं, ठीक है ना, प्लस के केस में वो तो कभी होल्ड करेगा ही नहीं, तो इसीलिए हमारा इसी से आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। तो कितना आंसर आ जाएगा, n1:n2 दैट इज 1/2। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाकी के लेक्चर आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आपको सीरीज पसंद है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को और लाइक जरूर करें वीडियो को एट द एंड। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।